टेस्ट लिया जाता है प्रॉपर वे में, उसका दाम कितना हो जाता है। सिकंदर का आक्रमण साल के लिए आप अपना हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। चलिए हम लोग कहां तक पढ़े हुए थे आज की क्लास में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत पर सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, प्लस आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी भी है इसके बारे में जानना, इसकी कहानियों को, क्योंकि एक 20 साल का युवा, एक 20 साल का लड़का किस प्रकार से मन में यह ठान लेता है कि मैं विश्व विजेता बनूंगा और पूरे विश्व को जीतूंगा, और उसके लिए एक एक करके अपने लक्ष्य को किस प्रकार से हासिल करता है, इसीलिए तो ये महान सिकंदर के नाम से भी जाना गया। हम लोग अभी भी इतने साल के हो जाने के बावजूद अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं हो पाते हैं। लक्ष्य तो बनाते हैं आईएएस अधिकारी बनने का, लेकिन उसको भी सही तरीके से हम लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं, और सिकंदर पूरे विश्व को जीतने के लिए निकल पड़ा था। ये है ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण घटना था इसको इंडिया पे अटैक करना, और ये भारत में टोटल कितने माह तक रहा था, 19 माह तक, यानी 19 महीने तक ये रहा था भारत में। टोटल इसने कितने महीने तक रहा, 19 महीने तक रहा था। चलिए अब इसको हम लोग एक बार समझते हैं अच्छे तरीके से। अगर हम लोग सिकंदर को देखते हैं, सिकंदर तो मूवी भी इस पे बहुत ज्यादा बना हुआ है। सिकंदर को अगर हम लोग देखते हैं तो इसी को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं। तो अलेक्जेंडर करके ही मूवी बनी हुई है, तो अलेक्जेंडर के नाम से। और ये था कहां का, तो ये था यूनान का। कहां का था, यूनान का था। और इसके गुरु कौन से थे, अर्थात ये दूसरे शब्द में अगर मैं बोलूं तो इसके या किसका शिष्य था, यह शिष्य है अरस्तु का। अरस्तु का शिष्य था। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, या वही अरस्तु है जिनको जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, और इसके पिता का क्या नाम था, अगर सिकंदर के पिता का नाम पूछा जाए तो सभी बच्चों को पता होगा सिकंदर का नाम, पिता का क्या नाम था, तो फिलिप। क्या नाम था, तो मकदूनिया के शासक थे। कहां के, दोपहर की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास फ्री के लिए करा रहे हैं। दोपहर की जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है ना, वो प्रीलिम्स के लिए है, और जो YouTube पे 2 बजे क्लास चल रही है ना, वो आपके मेंस लेवल के लिए है। ठीक है, वो मेंस लेवल के लिए है। या कहां का शासक था, तो मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। ठीक है, मकदूनिया के शासक फिलिप के पुत्र थे। अब देखिए यह किसका शिष्य था, तो यह अरस्तु के शिष्य थे। अब अरस्तु के बारे में हम लोग को पता है कि अरस्तु एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो फिर हमारे मन में क्वेश्चन ये आता है कि इतने बड़े दार्शनिक थे, फिर भी सिकंदर को या युद्ध कला और युद्ध के प्रति इतना ज्यादा विचार क्यों दे दिए। दार्शनिक तो कभी नहीं चाहता ना कि युद्ध हो, वो तो समाज सुधारने का काम करता है, युद्ध को रोकने का कार्य करता है। तो आखिर ऐसा क्या कारण पड़ा जिसके कारण सिकंदर विश्व विजेता होने के लिए निकल पड़ा। तो ये था कि जब कभी भी अरस्तु दर्शन की शिक्षा देना चाहते थे, जब कभी भी सिकंदर को दर्शन की शिक्षा देते थे, तब जो है सिकंदर किसकी कहानियां पढ़ता था, तो हरक्यूलिस की। किसकी कहानी पढ़ता, हरक्यूलिस की। हरक्यूलिस आप लोगों ने मूवी भी देखा हुआ है ना, हरक्यूलिस से आपके मूवी भी है, जो भगवान पुत्र माने जाते हैं, और बहुत सारे प्रदेशों को इसने विजिट किया था। और दूसरा हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कल की क्लास में, साइरस, ये ईरान के शासक। इन दोनों जो महानतम जो शासक थे ना, उनके विजय विवरण को बार बार वो पढ़ा करते थे, विजय विवरण को। तो किस प्रकार से उन्होंने प्रदेशों को जीतने का काम किया था, इसके बारे में सिकंदर काफी ज्यादा जिज्ञासु थे, और वो देखते थे। इन्हीं लोगों की बातों को बचपन से ही पढ़ते पढ़ते वो बड़े भी हुए थे, और कहीं ना कहीं इनका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पे, लोगों ने साथ नहीं दिया तो अफसोस मत करना। अच्छा जी, ठीक है, कहीं ना कहीं ये हरक्यूलिस और साइरस की कहानियों को पढ़ के बचपन से इनके मन में प्रदेशों को जीतने का और विश्व विजेता बनने की बातें आ चुकी थी। अब अगर देखा जाए तो यह मात्र जब 20 वर्ष की अवस्था में थे, मैं जो समझा रहा हूं उसको साथ में आप लोग लिखते हुए चलिएगा। जब ये 20 वर्ष के थे, उसी समय इनके पिता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी कि 20 वर्ष के थे कब, 335 बीसी में। कब, तो 335 बीसी में। 335 7 PM वाली क्लास आज 9 PM में होगी, क्योंकि 5 साल पूरा होने के उत्सव में अन अकेडमी की तरफ से प्रोग्राम 7 PM में चलेगा। तो उसमें उस प्रोग्राम में हम लोग को सभी एजुकेटर को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया है। तो जितने भी एजुकेटर हैं सभी के सभी वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो 7 PM में हम खाली नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए नहीं ले पा रहा हूं मैं। चलिए, तो 335 बीसी में जो राजा फिलिप थे, फिलिप की मृत्यु हो गई। ठीक है ना, फिलिप की मृत्यु हो गई, और इसी समय 20 वर्ष की अवस्था में ही सिकंदर अब क्या हो रहा है, गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठता है। देखिए, जब ये गद्दी पर बैठा ना, उसी समय इसके बारे में भविष्यवाणी किया गया था। जब ये गद्दी पर बैठा था, तो जो दार्शनिक थे उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी किया था कि देखो, अगर तुम अपने यूनान में ही रह जा रहे हो, मकदूनिया में ही रहते हो, तो एक अच्छा शासक होगे, जनता के प्रिय शासक होगे, पूरी लाइफ तुम्हारी रहेगी, बच्चे पोतों को भी देखकर तुम मरोगे। लेकिन ये भी चेतावनी दिया गया कि अगर तुम मकदूनिया छोड़कर किसी भी प्रांत को जीतने के लिए बाहर निकलते हो, तो तुम्हारी उम्र काफी कम हो जाएगी और तुम अपने बच्चे का भी दर्शन नहीं कर पाओगे। फिर भी सिकंदर को अपनी पूरी लाइफ नहीं जीना था, उसको नाम करना था, और इसीलिए मकदूनिया की गद्दी को छोड़कर, हाँ मैजिकल गुरु ने, जी जी जी, तो इसको जो होता है गद्दी को छोड़कर यह चल पड़ा पूरे विश्व को जीतने के लिए। यह गद्दी पर बैठने के 2 वर्ष के बाद ही, 2 वर्ष बाद ही इसने क्या किया, अपनी सेना का विस्तार किया। और जब ये चला, उस समय इसके सेना में देखा जाए तो 30,000 के करीब में पैदल सैनिक थे, और 5,000 अश्वरोही थे। तो 30,000 पैदल सैनिक और 5,000 अश्वरोहियों को इसने क्या किया, इकट्ठा किया। और 2 वर्ष के बाद ही इकट्ठा करने के बाद यह ईरानी साम्राज्य को विजय करने निकल पड़ा। मतलब आप यह बात बोल सकते हैं, कहा था भारत से वापस नहीं आएगा। हाँ जी, भारत को जीत नहीं पाएगा, ये भी कहा गया था। तो यह मात्र 2 वर्ष की अवस्था में, 2 वर्ष की अवस्था के बाद ही, अर्थात इसकी उम्र कितनी हुई होगी, 22 वर्ष की, या क्या हो गया, ईरान के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। अब जब ये निकला, यहां देखिएगा 335 में इसके पिता की मृत्यु हुई थी। 2 वर्ष के जस्ट बाद ये निकला था, अर्थात यह कहा जाता है 333 से लेकर 330 बीसी। देखिए, इस समय जो डेट था ना, वो पीछे की तरफ माना जाता है, ईसा पूर्व से पहले वाला, तो पीछे की तरफ। इसी समय कौन सा युद्ध होता है, ईरान का युद्ध। और जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ईरान का शासक कौन था। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था, यहां पर ईरान का क्या होता है, युद्ध होता है, ईरान युद्ध होता है। साइरस, ठीक है, बिल्कुल गलत। साइरस की तो कहानियां पढ़ के बड़ा हुआ था, ठीक है ना लवली, साइरस की कहानियां पढ़ के तो वो बड़ा हुआ था बेचारा, और साइरस के साथ युद्ध कैसे कर पाएगा, है ना।
तो यहाँ का राजा डेरियस, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ का राजा कौन सा होता है? डेरियस। डेरियस डेरियस भी इंतजार कर रहा था सिकंदर को पराजित करने के लिए। हाँ वेरी गुड, हिना, राखी, सौरभ और लवली, आपका भी सही इलाहाबाद में। तो डेरियस यहाँ का राजा होता है और डेरियस के साथ युद्ध होता है। शुरुआती दौर में तो यह युद्ध में क्या है? पराजित होता है। तो आगे की तरफ भागता है और आगे की तरफ भागता है तो एक और युद्ध होता है इसके साथ, एक और युद्ध होता है जिसको कहा जाता है अरबोला का युद्ध। अरबेला का युद्ध। जब अरबेला का युद्ध होता है, इस युद्ध में डेरियस क्या हो जा रहा है? पराजित हो जा रहा है। और पराजित होने के बाद डेरियस की क्या कर दी जा रही है? डेरियस की हत्या कर दी गई। तो यहां पर डेरियस की कहानी पूरी की पूरी समाप्त हो गई। अब सिकंदर को जीत का स्वाद लग चुका था। एक बार सिकंदर ने ईरान को जीत लिया। जो सिकंदर था इसको क्या मिल गया? जीत मिल गया। और ईरान को इसने जीत लिया। ईरान को जीतने के बाद अब धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ने लगा। इसने एशिया माइनर को जीता। उसके बाद अगर देखा जाए, इसने आगे बढ़कर सीरिया को भी जीता। फिर आगे जब बढ़ा तो इसने मिस्र को जीत लिया। ठीक है ना? इसने किसको जीत लिया? मिस्र को भी जीत लिया। अच्छा, ईरान की राजधानी अगर भाई कभी आप लोगों से पूछ दिया जाए, कभी आपके मन में आ जाए कि डेरियस ने राजधानी कहां बनाया हुआ था, ईरान की राजधानी, या डेरियस ने राजधानी कहां बनाया हुआ था, तो इसकी राजधानी कहां थी? इसकी राजधानी पर्सपोलियस, पर्सपोलिस इसकी राजधानी थी। और सिकंदर ने पर्सपोलिस पर भी क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। पर्सपोलिस पर भी इसके द्वारा कब्जा किया गया था। कहानी ध्यान से समझिएगा, आप लोग इधर उधर डिस्प्यूट मत होना, बस ये समझो कि 2 वर्ष के बाद राजगद्दी पर बैठने के 2 वर्ष के बाद वह ईरान की विजय करने के लिए निकलता है। और चूंकि ईरान के जो शासक होते हैं वो डेरियस है, या भी डेरियस कोई छोटे मोटे राजा नहीं है और ये नहीं है कि इनको आसानी से पराजित किया जा सकता है। फिर भी कहा जाता है कि जब कभी आप ठान लेते हैं वहीं पे आपका जीत हो जाता है। सिकंदर ठान चुका था कि हमें विश्व विजेता बनना है और यही रीजन हुआ कि डेरियस के साथ जब युद्ध होता है, इनके पास सैनिक होता है और सिकंदर के पास आत्मबल होता है। कहानियां हैं, मैं भी बता रहा हूं, कुछ अपनी तरफ से मिला रहा हूं, ठीक है। तो इस युद्ध में डेरियस क्या होता है? पराजित होता है और आगे अबेला के युद्ध में यह मारा जाता है, डेरियस की मृत्यु हो जाती है। डेरियस की मृत्यु हो जाने के बाद पर्सपोलिस पर, जो डेरियस की राजधानी होता है पर्सपोलिस, इस पर्सपोलिस पर इसके द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। और आगे बढ़कर सिकंदर ने ना सिर्फ ईरान पे बल्कि एशिया माइनर, सीरिया पे, मिस्र पे, इन सभी क्षेत्रों पे देखा जाए तो कब्जा करता है। देखिए अगर हम देखते हैं ना कि कौन कौन से क्षेत्रों पर इसने कब्जा कर लिया था, तो यूनान तो पता ही है कि यूनान पर इसने क्या किया था, कब्जा किया था। दूसरा हम लोगों ने यह भी देखा कि सिकंदर के द्वारा एशिया माइनर वाले प्रांत पर भी कब्जा किया गया था। तीसरा, सीरिया के क्षेत्र में भी इसने क्या किया था? अपना कब्जा कर लिया था। इसने सिकंदर आगे बढ़कर मिस्र के क्षेत्र को भी इसने कब्जा कर लिया। इसने ईरान की राजधानी पर्सपोलिस पर भी क्या किया? कब्जा किया। पर्सपोलिस के बाद आगे जब ये बढ़ा तो इसके द्वारा अफगान पर कब्जा किया गया। अफगान पर कब्जा किया गया और फिर इसके द्वारा किस पर कब्जा किया गया? बैक्ट्रिया पर। और ये सभी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को कहानी इसीलिए नहीं बताया, इससे भारत का कोई उतना ज्यादा संपर्क है भी नहीं, ठीक है ना? कोई 30 में हुआ था, इसमें तो कोई संपर्क है भी नहीं। और जब कोई संपर्क नहीं है तो इन युद्धों को पढ़ के हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब तो हम लोग को ये पढ़ना है ना कि भारत के साथ जो युद्ध हो रहा है, तो भारत के साथ हम लोग को युद्ध को पढ़ना है, ठीक है। तो भारत के साथ हम लोग को यहां पर युद्ध को पढ़ना है। भारत के साथ सबसे प्रथम बार इसने कहां पर? कंधार। कहां पर? कंधार के क्षेत्र में। अब देखिए कंधार के क्षेत्र में अगर देखा जाए ना, तो 2 क्षेत्र थे, एक आपका अफगानिस्तान और दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो सेकंड कौन सा है? बैक्ट्रिया। कौन सा है? बैक्ट्रिया। तो अफगानिस्तान और बैक्ट्रिया। सिकंदर ने यह ईरान के जो होता है, यह मतलब कंधार वाले क्षेत्र में ईरान के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक होते हैं। और सिकंदर ने क्या किया? इन दोनों को जीता, यानी कि ईरान का महान सम्राट इन दोनों को जीता। और इन दोनों को जीतने के बाद समझिए यहाँ पर कंधार के क्षेत्र में जब आया तो यहाँ के 2 बड़े प्रांतों में थे, एक अफगानिस्तान और दूसरा कौन सा? हाँ, ईरान में है, बैक्ट्रिया। इन दोनों को जीता और इन दोनों को जीतने के बाद इसने एक उपाधि लिया। और उपाधि कौन सा लिया? ईरान का महान सम्राट। इसने एक उपाधि लिया। उपाधि कौन सा है? ईरान का महान सम्राट। अगर कभी भी पूछा जाए ईरान के महान सम्राट की उपाधि किसने लिया था, तो किसने लिया था? सिकंदर ने। किसने लिया था इसकी उपाधि? तो ईरान के महान सम्राट की उपाधि लिया था सिकंदर ने। अब सिकंदर को देखा जाए तो सिकंदर के सेनापति 2 लोग थे। इसकी जो सेना थी, अच्छा इसको आगे कर देता हूं मैं, ठीक है। जैसे अब जो सिकंदर है, तो जो सिकंदर की सेना है उनमें 2 सेनापति थे, प्रमुखतः 2 सेनापति थे। एक सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर, जो आगे चल के भारत पर अटैक करता है। इसका एक सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। और जो दूसरे सेनापति था उसका कौन सा नाम था? निर्याकस। उसका नाम था निर्याकस। जो सेल्यूकस निकेटर सेनापति था यह स्थल सेनापति था, यानी कि स्थल मार्ग के जो सैनिक हुआ करते थे उसका यह सेनापति था। और अगर हम लोग देखते हैं निर्याकस को, तो निर्याकस कौन से मार्ग का था? तो जो जल मार्ग के जो सैनिक थे उनका था। या इसके बाद अफगानिस्तान को और बैक्ट्रिया को विजित करने के बाद सिकंदर जो है दूध और मधु की भूमि पे प्रवेश करता है। किसको कहा जाता है? दूध और मधु की भूमि। कौन से देश को कहा जाता है? जल्दी से एक बार बताइए। तो हम सभी को पता है, अपना प्यारा भारत। वेरी गुड राखी। किसको? और सौरभ, वेरी गुड, ठीक है ना, भारत को कहा जाता है। तो अब यहाँ पर सिकंदर भारत पर प्रवेश करता है। और दूसरी बात कि सिकंदर कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश किया था? तो यह सेल्यूकस निकेटर की सहायता से भारत की तरफ जो बढ़ रहा था वह कौन सा? खैबर दर्रा, ठीक है ना। सेल्यूकस निकेटर की सहायता से यह खैबर दर्रे की तरफ से भारत में बढ़ने का प्रयास कर रहा था, भारत की तरफ बढ़ना चाहा। वेरी गुड अभय, ठीक है ना, भारत की तरफ क्या किया? बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही यह खैबर दर्रे में आता है, भारत के मतलब ये लोग तो सोच के चले थे कि भारत एक छोटा सा होगा, हम जाएंगे भारत को जीत लेंगे। लेकिन भारत की वास्तविकता से इनको परख नहीं था। और जैसे ही आप खैबर दर्रे में प्रवेश करते हैं, वहां की एक जनजाति समूह है, ठीक है ना, वहां की एक जनजाति समूह है जिसका जो किस नाम से जानी जाती है? हस्ती। क्या नाम है? हस्ती, या इसे कहा जाता है एस्टर, ठीक है। यही जनजाति समूह है। इसकी राजधानी कहां थी? छोटा सा यह समूह था, इसकी राजधानी कहां थी? इसकी राजधानी थी पुष्कलवती।
पुष्कलवती, इसकी राजधानी होती है पुष्कलवती। हाँ, हस्ती जी। तो यह एक छोटा सा जनजातियों का समूह होता है, लेकिन जब सिकंदर यहाँ पे आता है तो सिकंदर के साथ जब ये लोग युद्ध करना शुरू कर देते हैं तो सिकंदर भी एक बार डगमगा जाता है। और आपको इस बात को जानकर आश्चर्य होगा कि एक छोटे से समूह ने सिकंदर की उतनी बड़ी सेना को 30 दिनों तक, कितने दिनों तक, 30 दिनों तक युद्ध किया। अब जब 30 दिनों तक सिकंदर युद्ध करते रहा, कभी उसको लगता, कभी पलड़ा उसका मतलब हल्का हो जाता, कभी उसको लगता कि शायद हम युद्ध में हार जाएंगे, इस प्रकार की भी चीजें उसके मन में जब आती, और कभी जब बहुत ज्यादा सैनिकों का उसका नुकसान भी हो गया, लेकिन जो ये हस्ती जनजाति वाले लोग थे इनका क्या हो गया, हार हो गया। सूरज का देश भारत जरूर जीतना जी, इसकी जीत थी। ठीक है, तो इसकी क्या हो गई, पराजय हो गई। लेकिन जब पराजय हुई, सिकंदर जब जीता इस युद्ध में, तो सिकंदर बहुत गुस्से में था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि इस जनजाति का एक भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। और यही रीजन हुआ कि इसकी राजधानी में से या इसके क्षेत्र में जितने भी इस जनजाति के समूह के लोग थे उन सभी लोगों को मार दिया गया और अप्रोक्सीमेटली 40,000 लोगों को बंदी बना लिया गया, लोगों को बंदी बना लिया गया। ठीक है, ये हस्ती की कहानी हम लोग कंप्लीट हो गया। जैसे हस्ती से आगे बढ़ता है, हस्ती से आगे बढ़ता है, तब इसको एक रानी से मुलाकात हो जा रहा है। रानी का नाम क्या है, थोड़ा सा मूवी में बढ़ा चढ़ा कर दिखाया हुआ है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ठीक है ना, तो रानी का नाम क्या है, क्लियोफिस। क्लियोफिस जो रानी है, उस रानी का नाम है क्लियोफिस। और इसी रानी को आप लोग ब्रिटिश या किसी और का मत समझ जाइएगा, इंडियन थी वो। इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, कृपा, रानी कृपा। तो रानी कृपा के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया, सिकंदर को रोकने का कार्य किया और मसवंती के तट पे, कहां पर, मसवती के तट पर, ठीक है ना, एक किला था जो कौन सा किला था, मत्स्य का किला। ठीक है ना, तो इसी किला के पास यह रानी किनोफिस या रानी कृपा सिकंदर को रोकने का प्रयत्न की और अपने साथ प्रथम बार जितनी भी स्त्रियां थी उस राज की, उन सभी स्त्रियों ने मिलकर सिकंदर के साथ युद्ध किया। स्त्रियों ने भी युद्ध किया और अपने देश की, अपने किले की रक्षा करते हुए रानी कृपा की मृत्यु हो गई। यहां लिख लीजिएगा, अंतिम क्षण तक, अंतिम क्षण तक अपने देश की रक्षा करने का प्रण लिया था, प्रण लिया था। देखिए, प्राचीनतम काल में ही हमारे देश की स्त्रियां, ठीक है, कितनी प्रभावशाली थी, इससे ही आप सिकंदर की कहानी से ही अनुमान लगा सकते हैं। और इस युद्ध में स्त्रियों ने भी भाग लिया था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। इस युद्ध में स्त्रियों ने भी भाग लिया था। ठीक है ना, इस युद्ध में किसने लिया था, स्त्रियों ने भी भाग लिया था। ये भी बहुत अच्छा मतलब चुनौती पेश की थी सिकंदर का, लेकिन सिकंदर यहां से जीत जाता है। और जब यहां से जीत गया तो फिर आगे बढ़ता है। ठीक है ना, और हिंद के पास पहुंचने पर, और हिंद के पास जब ये पहुंचा तो हिंद के पास पहुंचने पर इसने क्या किया, एक पुल बनाया। हाँ पूजा, ये जी, जब ये अहिंद के पास पहुंचा, अब बताइए आप लोग हल्ला करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री और अभी तक मात्र 40 बच्चे आकर देखे हैं और 25 बच्चे लाइव देख रहे हैं। ठीक है, तो इतने ही बच्चे आकर देखे हैं और जब मैं बंद कर दूंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर वो हल्ला करेंगे ग्रुप में और ऐसे आएंगे नहीं। अभी ज्योग्राफी नहीं चल रहा है तो ज्योग्राफी का हल्ला कर रहे हैं। अब बताइए मैं आप लोगों का सपोर्ट क्यों करूं इतना। ठीक है, ऐसे लिखकर उससे तो अच्छा पीपीटी कर देना, है ना। जी जी जी, आप लोग तो देख रहे हैं जी। तो अब यहाँ देखिएगा अहिंद का, नहीं तो मुझे तो भाई अनअकैडमी की तरफ से ये हो रहा है कि सर आप प्लीज केवल प्लस पे पढ़ाइए, तो प्लस पे केवल क्लासेस लिया जा सकता है, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए आप लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहता। और हिंद के पास जब ये पहुंचता है तो हिंद के पास एक पुल का निर्माण करता है। क्या करता है, एक पुल का निर्माण करवाता है। और इस पुल का निर्माण करवाने के बाद यहीं पर और हिंद में ही इसने क्या किया, 30 दिनों तक विश्राम किया। वहां पर काफी दूर से ये सैनिक लेके आ रहा था ना, और कंटिन्यू युद्ध लड़ना ही था। ठीक है ना, तो कंटिन्यू युद्ध लड़ने के कारण ही क्या हुआ, सैनिकों को विश्राम करने की भी आवश्यकता था, इसलिए यहाँ पर विश्राम करता है। लेकिन उसी समय यहाँ के तक्षशिला के जो राजा थे, देखिए कहानी के द्वारा आप लोगों को कैसे याद हो जाएगा, तक्षशिला का राजा, क्या नाम था उनका, राजा आम्भी। तो राजा आम्भी ने जब सिकंदर के साथ इतनी बड़ी फौज देखा तो देखकर राजा आम्भी ने अपने आप को क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। राजा आम्भी इतनी बड़ी सेना को देखकर आत्मसमर्पण कर दिए और तक्षशिला में सिकंदर का स्वागत किया, सिकंदर का स्वागत किया। आगे इतना समझ में, तक्षशिला तक हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको पहुंचा दिया। लेकिन सिकंदर तक्षशिला में तो आ गया, लेकिन अब यहाँ पर झेलम नदी को पार करना था और झेलम नदी को पार करने के जस्ट बाद ही यहाँ पर पोरस के साथ युद्ध लड़ना था। ठीक है, तो पोरस नहीं तो उनके यहाँ पर जैसे बैरीनाथ झील है, झेलम प्रदेश है, झेलम नदी के पास वाले क्षेत्र को झेलम प्रदेश बोला जाता था। और इसी झेलम प्रदेश के यहीं पर तो हम लोग का कौन सा है, बैरीनाथ झील, बैरीनाथ, यहां तक सिकंदर पहुंच चुका था। ठीक है, और जो झेलम प्रदेश के मुखिया थे यानी कि जो राजा थे, उनका नाम क्या था, राजा पोरस। क्या नाम था, राजा पोरस। इन्होंने आत्मसमर्पण करने से, इन्होंने आत्मसमर्पण करने से इंकार कर दिया। हाँ, पोरस का लड़का था जी, इन्होंने आत्मसमर्पण करने से क्या कर दिया, इंकार कर दिया। और जब आत्मसमर्पण करने से इंकार किया, जिसको हम लोग विशस्ता नदी के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसको हम लोग विशस्ता का युद्ध भी कहते हैं, विशस्ता का युद्ध भी इसको कहा जाता है। अब देखिए एक तरफ कौन कौन सा था, पूरी कहानी हम लोग देख लीजिए। एक तरफ होता है सिकंदर, एक तरफ था सिकंदर और सिकंदर का साथ दे रहे थे राजा आम्बी, और एक और यहाँ पर अभिसार जनजाति के लोग मिले हुए थे, अभिसार जाति के शासक।
तो ये अभिसार जाति के शासक एक तरफ थे, ये लोग यहां पर मिले हुए थे। बीच में क्या था, तो बीच में आपके झेलम नदी है, झेलम नदी है, और दूसरी दिशा में देखा जाए तो राजा पोरस है, राजा पोरस है। ये अपनी सेना को लेकर झेलम नदी के दूसरी सीधा में सेल्यूकस निकेटर और पोरस कहीं कहीं देता है सर, कहीं कहीं देता है सेल्यूकस निकेटर और पोरस। नहीं नहीं नहीं, ये तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था ना, सिकंदर अकेले थोड़ी लड़ रहा है, सेनापतियों की सहायता से ही तो लड़ रहा है ना, और बिना सेनापति का कैसे लड़ पाएगा, तो सेनापति तो इसी की तरफ था। यहां पर राजा पोरस के पास क्या क्या था, कितनी सेनाएं थी, इसके पास थी 30,000 पैदल सेना, ठीक है, इनके पास थी 4,000 अश्व सेना, इनके पास 300 रथ सेना थी, और इनके पास अगर देखा जाए तो 200 हाथी थी। हाथियों का ये बहुत बड़ा शौकीन थे, लड़ाई की थी। और उसने अलेक्जेंडर इसी को कहा जाता है आईपीएस, जो सिकंदर है ना, तो सिकंदर को ही अलेक्जेंडर कहा जाता है। इसका नाम जो रियल नाम है वह नाम इसका अलेक्जेंडर तृतीय है, समझिएगा, इसका जो रियल नाम है यह रियल नाम अलेक्जेंडर तृतीय है। लेकिन जब ये डायरस के साथ जब ये साइरस के साथ युद्ध किया था और साइरस के साथ युद्ध को जब जीत जाता है तब इसको कहा जाता है जो था सिकंदर, महान सिकंदर कहा गया। ठीक है, तो 200 इनके साथ क्या थी, हाथियां थी। अब क्या हुआ, दोनों अपने अपने सेना को लेकर आमने सामने खड़े हो गए थे, बस जरूरत क्या था, झेलम नदी को पार करना। लेकिन इसी बीच में सिकंदर ने अपने दिमाग से काम लिया, एक धोखाधड़ी भी किया। सिकंदर दिखाने के लिए आगे यहाँ पर खड़ा हो गया था कि हम लोग भाई खड़े हैं, जब तुम आओगे तभी युद्ध होगा। लेकिन इसने धोखे से अपने सैनिकों को दूसरी दिशा में भेज दिया, यानी कि 16 मील दूर, समझ सकते हैं कि अपने सैनिकों को 16 मील दूर भेजा, और 16 मील दूर भेजकर इस नदी को पार कराया, और नदी को पार कराकर या पीछे से इस पे जो होता है अचानक रात में सोते हुए पोरस के सैनिकों पे अटैक हुआ। इससे सैनिक विचलित हुए, और राजा पोरस को यह लगा कि रात में ही सिकंदर अपनी पूरी सेना को लेकर पार कर चुका है, और पोरस चूंकि शक्तिशाली थे, लेकिन नींद में होने से कभी कभी इंसान गलत डिसीजन ले लेता है, और इन्होंने गलत डिसीजन क्या ले लिया, भागो, या रण छोड़ के वहां से भाग गए। ये इनकी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। ठीक है, तो आगे जैसे ये भागे, इनको बंदी बना लिया गया सिकंदर के द्वारा, और सिकंदर ने जब इनको बंदी बना लिया तो सिकंदर उसके बाद सजा देने के लिए लाया, तो सिकंदर इनसे बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, तुम बताओ, अगर तुम अभी भी आत्मसमर्पण कर देते हो तो माफ कर देंगे। लेकिन राजा पोरस का एक वाक्य वहां पे काफी फेमस रहा। राजा पोरस ने कहा कि मेरे साथ वही सलूक किया जाए जो एक राजा के साथ किया जाता है। ठीक है, इस बात से सिकंदर जो था काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि पहले से इनकी योग्यता को जानता था। हाँ, पीछे से करना गलत बात है भाई, इतने दूर से मुड़ के जो होता है वो जाके अटैक जब कर रहे हैं, ठीक है, तो धोखे से आमने सामने है तो भाई आमने सामने लड़ो। तो राजा पोरस की बातों से सिकंदर काफी प्रभावित होता है, और प्रभावित होकर राजा पोरस के राज को वैसे ही लौटा देता है। ठीक है, इनको भी जिंदा छोड़ देता है और राज को भी लौटा देता है। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो सिकंदर ने इसे क्या कर दिया, छोड़ दिया। इन्होंने कौन सा वाक्य बोला था बंदी बना लेने के बाद, कि राजा की तरह व्यवहार करो, करने के लिए बोला था। सिकंदर ने जब इसको जीत लिया तो यहाँ पर 2 नगरों का निर्माण कराया, यहाँ पर 2 नगर का इसके द्वारा निर्माण किया गया। ठीक है, एक नगर का नाम था, अगर पहला नगर देखा जाए तो एक नगर का नाम था बुफा फेला। क्या नाम था, हिंदी, एक नगर का नाम था बुका फेला। क्या नाम था, बुका फेला। और बुका फेला जो नाम है यह घोड़े के नाम पर, सिकंदर का जो घोड़े का नाम था वह बुका फेला ही था, और उसी के नाम पर, घोड़े के नाम पर इस नगर का नाम जो होता है रखा गया। तो किसके नाम पर रखा गया था, तो घोड़े के नाम पर इस नगर का नाम रखा गया था। और दूसरा जो नाम शहर नगर बसाया गया था, उस शहर का नाम क्या था, निकैया। क्या नाम था, निकैया। ठीक है ना, यह पोरस पर विजय, यह पोरस पर विजय करने के उपरांत बनाया गया था। और ये नहीं कि पोरस के क्षेत्र में बनाया गया था, जैसे कि जो झेलम नदी है, झेलम नदी के इसी साइड में 2 नगरों का इसके द्वारा निर्माण किया गया था। जो मैंने बताया ना कि एक साइड में ये यहाँ पर खड़ा है, यहीं पर 2 नगरों का इसके द्वारा क्या किया गया, निर्माण किया गया, पोरस के राज को वैसे ही लौटा दिया गया। अच्छा, एक बात आप लोग बताइएगा, अगर हम लोग नदी को हम लोग जब देख रहे हैं तो हम लोग को यह बात पता है कि सबसे ऊपर से इस प्रकार से निकल के जो चलने वाली नदी है वह कौन सी है, सिंधु नदी है। सबसे ऊपर से जो चल रही है वह कौन सी है, सिंधु नदी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें आकर एक नदी आकर मिल गई है, और वो नदी कौन सी है, झेलम नदी है। हाँ, झेलम नदी है। और झेलम नदी के बाद अगर हम लोग देखते हैं इसमें एक और नदी आकर मिली हुई है, और वो नदी कौन सी है, चिनाब है, चिनाब नदी है। चिनाब नदी के बाद अगर देखा जाए, ठीक है, इस प्रकार से आकर एक नदी मिली हुई है, और वो नदी कौन सी है, रावी नदी है। कौन सी नदी है, रावी नदी है। और उसके बाद एक नदी आकर मिली हुई है, यह नदी कौन सी है, ब्यास नदी है। और ब्यास नदी में ही आकर मिलती है कौन सी नदी, सतलज नदी। वेरी गुड। इस प्रकार की नदियां आकर आपस में मिली हुई है। अब डायरेक्शन मैंने बिल्कुल सही नहीं बताया है, बस आप लोगों को ये बताया कि क्रमबद्ध तरीका से। अब देखिए क्या हुआ कि जब सिकंदर चल रहा था तो सिकंदर ऐसे पार करते हुए झेलम को भी इसने क्या कर लिया, पार कर लिया, और अब बारी कहां जा रहा है, चिनाब नदी के पास। और चिनाब नदी को पार करके अब इसको कहां आना है, रावी नदी। बस सिकंदर की अंतिम यात्रा इसी के पास रह गया। अब इसमें अलग अलग कहानियां हैं, उनको हम लोग देखेंगे। सिकंदर चिनाब को पार करता है, देखिएगा, सिकंदर ने चिनाब को पार करके छोटी छोटी जनजातियों के साथ लड़ाई किया, छोटी छोटी जनजातियों के साथ लड़ाई किया, ठीक है, और उसको जीत गया। लेकिन जब ये जैसे ही रावी नदी को पार करता है, रावी नदी को पार करके इसने यहां पर 2 जनजाति, एक जनजाति के साथ युद्ध किया था, और वो कौन सा है, कथयोई जनजाति, कथयोई, या इसको एक और कथ्या, इसको हम लोग एक और जनजाति के नाम से भी जानते हैं, कथ्या। तो रावी नदी से जब पार किया तो यहां पर जो युद्ध लड़ रहा है, तो ये कौन सी जनजाति के साथ, कथ्या जनजाति के साथ युद्ध लड़ रहा है। अब देखिए, अभी तक सिकंदर जो लड़ रहा था ना, वो छोटे छोटे राज्यों के साथ युद्ध लड़ रहा था, क्योंकि ये कहा जाता था कि जो कथ्या, ये नाम देखना आप लोग, क्या नाम है इसका, कथ्या।
कथया, कथ्या। तो जो कथ्या जनजाति थी ना, वो अपने युद्ध कला के लिए सुप्रसिद्ध थी, और इसने भी, अगर ये सुप्रसिद्ध है ना, तो ये कभी हार तो मानेगी नहीं। तो हार जब नहीं मानेगी, इसके साथ यानी कि सिकंदर और इसके बीच में बहुत ही ज्यादा घमासान युद्ध होता है। घमासान युद्ध हुआ, और इसमें सिकंदर के बहुत जो महानतम योद्धा जिसे कहा जाता है, बड़े बड़े योद्धा जो कहा जाता है, कथ्या जनजातियों के हाथों वो मारे गए। जब कथ्या जनजातियों के हाथों मारे गए, तो सिकंदर के सैनिकों में भी एक आतंक का लहर दौड़ पड़ा था। ठीक है, क्योंकि इस युद्ध में इनकी क्या हो गई, पराजय हो गई। ठीक है, इस युद्ध में इनकी पराजय हो जाती है, लेकिन बहुत बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके थे। अब समय आ गया था, रावी नदी तो इन लोगों के द्वारा पार कर लिया गया था, लेकिन अब समय आया ब्यास नदी पार करने का। और ब्यास नदी पार करने के बारे में जैसे ही सुने कि अब यहां से सबसे बड़े साम्राज्य का शासन है, पाटलिपुत्रा से वो शासन कर रहा है, तो इनके सैनिकों की हिम्मत डगमगा गई। इनके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर के सैनिकों के आगे बढ़ने से इनकार करने के पीछे कई कहानियां कही जाती है। एक कहानी तो हम लोगों को स्पष्ट यहां पता लग जाता है कि छोटे छोटे जनजातियों के युद्ध करने में भी सिकंदर के पसीने छूट चुके थे। पोरस छोटा सा, मतलब नंदवंश से बहुत छोटा राज्य था, लेकिन फिर भी पोरस को पराजित कर पाना सिकंदर के लिए मतलब एक प्रकार से चुनौती था। तो फिर सिकंदर के सैनिकों ने यह देखा कि जो यहाँ का मेन राजा है उसको पराजित कर पाना मुश्किल है, या तो हम मारे जाएंगे। तो यही रीजन रहा, यही कारण रहा, यहाँ तक ब्यास नदी के पास आते आते सिकंदर के सैनिकों ने नदी को पार करने से इनकार कर दिया। कुछ कहानियां और भी बताई जाती है कि चाणक्य जो थे, चाणक्य ने जब इनके सैनिक विश्राम कर रहे थे तो उन्होंने वो कर दिया था, बीमारी फैला दिया था, तो उसका भी डर आ गया था। लेकिन यह कहानियों में है, लेकिन यह स्पष्टता है कि उसके सैनिक एक तो थक चुके थे और दूसरा भयभीत भी हो चुके थे। कथ्या जनजातियों से लड़ने के बाद उनको अपनी औकात का पता लग चुका था। ठीक है, कि एक जनजातियों ने उनका कैसे पसीने छुड़ा चुके हैं, तो एक आतंक का लहर उनके सैनिकों में था। और यही रीजन रहा कि सेल्यूकस निकेटर भी बहुत समझाया, सिकंदर भी अपने सैनिकों को बहुत समझाया, लेकिन सैनिकों ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। ठीक है, जब इन लोगों ने ब्यास नदी से पार करने को मना कर दिया, तो अब सिकंदर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। और यही रीजन रहा कि जब पार करने से मना कर दिया तो वापस चलने की तैयारी हो गई। एक और कहानी यहां पर कहा जाता है कि जब कथ्या जनजातियों के साथ इनका युद्ध हो रहा था, समझिएगा इस चीज को, क्योंकि ये कहानियां ही हैं, इतने साल पुरानी चीजें जो लिखी नहीं गई थी उसको हम लोग कहानी के तौर पे ही पढ़ते हैं। तो एक और बातें कही जाती है कि कथ्या जनजातियों के साथ युद्ध करते हुए जब सिकंदर की सेना भागने लगी थी, तो सिकंदर जो था अपने सैनिकों के साहस को बढ़ाने के लिए सबसे आगे चल दिया और कथ्या जनजाति के मुखिया के हाथी के नीचे आ गया था, जिसके कारण सिकंदर घायल भी हो चुका था। लेकिन सिकंदर घायल होने के बावजूद युद्ध करना चाहता था, लेकिन सैनिकों ने, एक तो मुखिया घायल है और दूसरा थके हुए हैं, तीसरा काफी दिन हो गया है, तो इस कारण यह युद्ध लड़ने से मना कर दिए थे। और यही रीजन रहा कि इसको लेकर अब चलने लगे लोग कहां पर, तो घर वापसी। तो घर वापसी जब लेकर ये जा रहे थे, उसी बीच में सिकंदर ने जो ये दो नगर बसाया हुआ था ना, मैंने आप लोगों को बताया ना कि बुकाफेला और निकैया, दो नगर जो इसने बसाया था, बहुत सारे इसके जो सैनिक थे वो यूनान जाने से मना कर दिए और यहीं पर इसी शहर में क्या हो गए, बस गए। इसी शहर में क्या हो गए, वो बस गए। सिकंदर वापस चलने की तैयारी कब करता है, 326 बीसी में। कब करता है, 326 बीसी में वापस चलने की तैयारी करता है। और लौटते लौटते इसने ब्यास नदी के तट पर, सिकंदर के द्वारा ब्यास नदी के तट पर 12 विशाल वेदियों का निर्माण कराया गया। वेदियों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपका सिकंदर का रहा। जब ये वापस लौटता है तो जाकर ये रुकता है बेबीलोनिया में। ये जाकर कहां वापस रुका हुआ था, तो बेबीलोनिया में जाकर यह वापस रुका हुआ था। और एक कहानी के अनुसार, हाँ, तो एक कहानी के अनुसार ये कहा जाता है कि बेबीलोनिया में जब वो बीमार पड़ा हुआ था, उसको लेकर जा रहे थे लोग, तो बेबीलोनिया में जाने के बाद उसका इलाज हुआ और बेबीलोनिया में जाकर जब वो आराम किया, ठीक हो गया। तो जब सिकंदर ठीक हो गया तो उसके मन में बचपन से जो पाला हुआ था शौक भारत को जीतने का, वह अभी भी अधूरा था और वह अधूरा मरना नहीं चाहता था और वापस लौटना नहीं चाहता था। तो उसने फिर से भारत को जीतने का प्रोग्राम बनाने लगा। यह देखकर उसके साथ वाले ही जो सैनिक थे, उनके मन में जो पहले से आतंक था वो और बढ़ गया और वो भारत की तरफ आना नहीं चाहते थे। तो ये कहा जाता है कि साथ वालों ने ही मिलकर सिकंदर के भोजन में जहर मिला दिया और उस जहर का सेवन करने के कारण सिकंदर की बेबीलोनिया में ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई 323 बीसी में। ठीक है, इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कहां पर मृत्यु हो गई थी, बेबीलोनिया में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। बस ये रहा कहानी टोटल हम लोगों का सिकंदर का, जिसको हम लोग महान सिकंदर कहते हैं। उस महान सिकंदर की कहानी हम लोगों ने अभी देखा और पढ़ा। हाँ, ईरान वाले शहर के पास। तो किसी के मन में अब कोई डाउट या क्वेश्चन नहीं होगा? नहीं, चंद्रगुप्त से युद्ध नहीं हुआ था। ये कुछ कहानियों में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त इससे मिला हुआ था, लेकिन कुछ इसको मानने से इनकार कर देते हैं। तो क्या बातें थी उसको हम लोग मेंस में डिस्कस करते हैं। हाँ जी प्रतीक जी, ये क्लास डेली है, शाम में 5 PM में हम लोग पढ़ते हैं एंशिएंट प्राचीन भारत और 12 बजे हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत। या 2 क्लास हम लोग का डेली चलता है। अच्छा, आज आपको पता चला इसके करना में, कोई बात नहीं। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है महाजनपद काल। ठीक है ना, महाजनपद काल, और इसको हम लोग देखना है। लेकिन मैं ये कहूंगा, हाँ, 16 जो महाजनपद थे उनके बारे में सिकंदर जी खत्म हो गए, तो महाजनपदों को 16 महाजनपदों को एक साथ हम लोग कल के क्लास में कर लेंगे। कल वाली क्लास में हम लोग का कंप्लीट होगा। सब्सक्रिप्शन जब भी आप लोग को लेना होगा पीके 10 कोड का जरूर यूज करना। क्लास के खत्म होने के बाद आप लोग के पास एक लाइक का ऑप्शन आता है, उसको आप लोग लाइक करके जरूर जाना। क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगा है तब, ठीक है ना, तो वहां पे आप लोग